हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि झा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का जो है अध्याय 5। ये जो चैप्टर है बायोलॉजी का है, जैव प्रक्रम है, ठीक है। और यहाँ जो है हम वही पॉइंट जो है अच्छे से जो है उसको हाईलाइट करेंगे और वो हाईलाइट करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या क्लास 10th जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं स्टूडेंट, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। तो आइए बिना टाइम को बर्बाद किए हम लोग पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्टोमाटा के बारे में, रंध्र के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं। ये आप देख रहे हो, रंध्र के बारे में हम लोगों ने जाना था कि ये जो रंध्र होता है इसी के माध्यम से प्लांट्स के अंदर जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, गैसों का विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। यहाँ से CO2 गैस जो है प्लांट्स के अंदर जाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है कि नहीं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जो है वाष्प जो है इसके अंदर से निकलता है, जल वाष्प निकलता है। तो इस प्रकार जो है इसको नियंत्रित द्वार कोशिका के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने सीखा था जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आज देखेंगे हम लोग क्रियाकलाप 6.2 के बारे में और जानते हैं। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बना के दिया गया है, इसको हम लोग आसानी से जानने का कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो एनसीईआरटी को हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, लगभग समान आकार के गमले में लगे दो पौधे लीजिए। लगभग समान आकार के गमले में दो पौधे लेने के लिए कह रहा है। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। एक पौधे के पास वॉच ग्लास में पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ध्यान में रखना है, ये आगे हम जो अभी बताएंगे उसमें आपको समझाएंगे, उसमें ये काम आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। चित्र 6.4 के अनुसार दोनों पौधे को अलग अलग बेलजार से ढक दीजिए। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा देते हैं। इससे प्रयोग वायुरोधी हो जाता है। लगभग 2 घंटे के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड की उपस्थिति की जांच कीजिए, है कि नहीं। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती है? इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको अगर आपको समझना है तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया था मंड परीक्षण, जिसको जो है करके हमने दिखाया था। मंड परीक्षण में हमने देखा था कि एक पत्ती को तोड़ेंगे और उस पत्ती को जो है गर्म पानी में बॉईल करने के बाद उसे गर्म अल्कोहल के बीकर में डाल के उसको फिर बॉईल करते हैं, जिससे कि उसका क्लोरोफिल घुल जाता है। फिर तनु आयोडीन की जो है छिड़काव उसके ऊपर करते हैं, विलियन डालते हैं, तो उसका कलर जहाँ जहाँ जो है मंड होगा वहाँ उसका कलर क्या हो जाएगा? काला। तो वो अगर आप समझे होंगे तभी यहाँ पे आपको आसानी से समझ में ये जो पॉइंट है 6.4 प्रयोग आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे बुक में 2 फिगर दिया गया है। फिगर चित्र ए, चित्र बी। चित्र ए में जो ये देख रहे हो प्लांट्स के अंदर ये 2 जो आपको देखने को स्ट्रक्चर मिल रहा है डायग्राम, यही दोनों जो है ये बेलजार है ना। इसको सील करने के लिए हम लोग वेस्लिन का उपयोग करने के लिए हमें बुक में कहा गया है ना। तो यहाँ पर 2 बेलजार हम लोगों को लेने के लिए बोला है। एक बेलजार के अंदर जो है कांच की जो है, देखिए यहाँ पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड का जो है वॉच ग्लास जो है इसमें रखने के लिए कहा गया है ना। इसमें पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है। एक के अंदर नहीं रखेंगे, है ना। और दोनों बेलजार को सूर्य के रोशनी में, सूर्य के प्रकाश के किरण में रखेंगे। तो आप एक बात जान लो कि ये जो है इसके अंदर भी वायु है, खाली जगह है तो इसमें हवा होगा, इसमें CO2 होगा, इसके अंदर भी CO2 होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात हो जाती है जिसको हमको समझना है ना। ये KOH जो एक बेलजार में रखते हैं, दूसरे प्लांट्स के जो गमला रखा हुआ है, A वाले गमले और B वाले गमले, है ना, दोनों के बेलजार हैं। दोनों के अंदर जो है आप देख लो कि एक के अंदर जो है KOH जो है रखा हुआ है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है ना, वॉच ग्लास में। एक के अंदर नहीं रखा गया है। तो जिसमें रखा गया है वहाँ एक बात हो जाती है, क्या होती है इसको देखेंगे। KOH जो है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सॉलिड फॉर्म में है। तो क्या होगा जब प्रकाश की जो है किरण दोनों के ऊपर पड़ेगी, है कि नहीं, तो इसके ऊपर जो अगर पड़ेगी तो प्रकाश, इसके अंदर क्लोरोफिल है इसके पत्ती के अंदर, तो क्या होगा गमले में जो है क्या है मिट्टी में जो है पानी होगा ही। तो यहाँ से H2O ले लेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके C6H12O6 का निर्माण कर लेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है आप एक बात समझ लो कि यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण होगा, है कि नहीं, लेकिन यहाँ जो CO2 गैस है इसको जो है KOH के साथ अभिक्रिया करके, CO2 के साथ अभिक्रिया करके इसका गैस जो है ये क्या कर लेगा, ये K2CO3 का निर्माण करेगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, और H2O का निर्माण कर लेगा, ठीक है। यहाँ 2 लगाने से ये समीकरण क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसके साथ जो है इसके अंदर जो CO2 है उसके साथ अभिक्रिया करके K2CO3 का निर्माण कर लिया, तो भैया यहाँ पे CO2 एब्सेंट हो गया। आप पढ़े हैं प्रकाश संश्लेषण में CO2 का होना, कच्ची सामग्री में हम लोग पढ़े थे CO2 का होना, जल का होना, है ना, ये सब का जो है होना आवश्यक होता है ना। प्रकाश किरण जो है होगा तभी जो है प्रकाश की रोशनी की उपस्थिति में तभी जो है CO2 H2 के बिना नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण। लेकिन CO2 जल होगा भी तो CO2 एब्सेंट है, क्योंकि QH के साथ जुड़ के CO2 जो है K2CO3 का निर्माण कर दिया। तो इस दोनों की पत्ती को अगर हम तोड़ेंगे, है ना, तो भैया एक गमला जो है B वाला, एक क्योंकि B वाला गमला के अंदर जो है CO2 गैस प्रेजेंट है ना, तो ये जो है प्रकाश संश्लेषण करके मंड का निर्माण इसके पत्ती के अंदर हुआ होगा, है ना, C6H12O6 का निर्माण हुआ होगा। इसके अंदर नहीं हुआ होगा क्योंकि CO2 गैस जो है KOH के साथ जुड़ गया, CO2 गैस KOH के साथ जुड़ गया और K2CO3 का निर्माण कर दिया। दोनों को फिर दोनों में से एक एक पत्ती तोड़ेंगे, अब पत्ती तोड़ने के बाद 2 अलग अलग बीकर में जो है बॉयल करेंगे गर्म पानी में, फिर क्या करेंगे अल्कोहल के जार में इसको डुबो के फिर बॉयल करेंगे, इससे क्लोरोफिल घुल जाएगा, है ना, और क्या करेंगे फिर इसे हम लोग निकालेंगे, तनु विलयन में डालेंगे, किसका, आयोडीन का। तो देखेंगे ए वाले जो पत्ते है इसका कलर जो है इसमें जो है ब्लैक कलर नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर मंड का जो है निर्माण नहीं हुआ है, मंड जो है निर्माण नहीं किया गया, प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो मंड नहीं बना है, ये काला नहीं होगा। लेकिन इसकी पत्ती जो है जहाँ जहाँ प्रकाश संश्लेषण करके जो है C6H12O6 का निर्माण हुआ है वो काला काला दिखेगा, क्योंकि मंड परीक्षण में हम लोग देखे थे कि आयोडीन से जो है जब हम लोग उसके डुबोते हैं पत्ती को तो जहाँ जहाँ मंड होता है वो उसका कलर कैसा हो जाता है, काला। तो शायद इसको आपने समझ लिया होगा इस प्रयोग को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए जहाँ जहाँ हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से वहाँ वहाँ जो है हम आपको हाईलाइट करके बताएंगे। उपरोक्त 2 क्रियाकलापों के आधार पर क्या हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ये यहाँ पे हमने देखा, इस क्रियाकलाप में हमने देखा है, कौन से क्रियाकलाप में, 6.2 के क्रियाकलाप में, ठीक है, और उससे पहले हमने बहुत सारा प्रयोग करके देखा है। अब देखिए अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपना ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति, स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करती है हमने देख लिया, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी की उपस्थिति जल के अवशोषण से करते हैं, और यह अवशोषण केश की क्रिया के द्वारा होता है। रूट बाउंड होती है, रूट बाउंड जो है केश के प्रासरण दाब लगता है वहाँ पे, जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना, उसके द्वारा जो है पौधे के अंदर जो है न्यूट्रिशन, खनिज, लवण जो कुछ भी होता है जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम, सिलिके, अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग क्या किया जाता है, प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण में किया जाता है, ठीक है। ये लाइन जो है समझने वाली बात है, आप ध्यान में रखेंगे, आवश्यक तत्व है जिसके उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। आगे देखते हैं, इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें किसके रूप में लिया जाता है, अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। विषम पोषी पोषण और मनुष्यों में पोषण जो हम अभी पढ़ेंगे आगे, है ना, उसमें हमको बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, और यहाँ से हम लोग सीरियस होकर अच्छी तरीके से जो है नोट बनाते हुए अच्छे से जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होती है वो सारे क्वेश्चन को, छोटे बड़े क्वेश्चन को हम लोग देखते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब विषम पोषी पोषण को हम लोग पढ़ते हैं। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है, ये बात सभी आप जानते हैं।
भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। देखिए, मैं यहाँ पे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ के जहाँ जहाँ हमें लगेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जो सारे पॉइंट को मैं हाईलाइट कर दूंगा, और वो हाईलाइट पॉइंट जो है बहुत सारे एग्जाम में जो है डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछने को मिलते हैं, मतलब देखने को मिलते हैं आपको, है ना। तो उन सभी पॉइंट को हम लोग देखते हुए चलेंगे। उदाहरण के लिए, यदि भोजन स्रोत अचल है, जैसे कि घास, है ना, ये सब जो है चलते फिरते नहीं है, या गतिशील, जैसे हिरन, है ना, दौड़ने, इसको शेर दौड़ के पकड़ के खाता है ना, ये क्योंकि ये गतिशील है। दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर कर देते हैं। वो जीव कौन कौन से होते हैं, इसको समझते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और तब उसका अवशोषण करते हैं। इसमें कौन सब है, फफूंद, यीस्ट, मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। तो ये आप याद कर लेंगे कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भोजन का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। ऐसे जीव कौन कौन से हैं, फफूंद, यीस्ट, है ना, तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है कि नहीं। तो आइए आगे देखते हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग पूर्ण भोजन को, समोसे को पूर्ण रूप से अंतर्ग्रहण करते हैं, चबाते हैं, उस जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ते हैं, फिर उसका बॉडी के अंदर वो जो है आमाशय में जा करके उसका डाइजेशन होता है, फिर टूटता है, फिर छोटी हाथ में टूटता है, फिर बड़ी हाथ में टूटता है। संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण होता है तथा उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं क्या है, जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। और जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है कि भैया वो बहुकोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है कि नहीं, वो किस मान के चलिए प्रकार का जीव है ना। जैसे आपको बता दें, घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं। कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, है ना, बिना मारे परजीवी पोषण करते हैं, है ना। और यह पोषक युक्त अमरबेल, किलनी, जू, लीच और फीताकृमि सरीखे बहुत से जीव द्वारा प्रयुक्त होती है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको ये जो है समझने वाली बात है, जैसे कि जू हमारे सर में रहता है, बिना मारे जो है हमसे जो है पोषण प्राप्त करता है। लीच और फीताकृमि ये सारे जीव होते हैं, है कि नहीं। अब यहाँ से ये जो पॉइंट हम आपको अभी बताएंगे, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, है कि नहीं। इसमें अमीबा व पोषण 6.5 जो फिगर है इसको हम लोग समझेंगे अच्छी तरीक़ा से। यहाँ जो है बहुत तो नहीं, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से अब देखिए, यहाँ पे हम लोग समझेंगे, क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है कि नहीं। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है, क्योंकि आपको बता दें, एक कोशिकीय जीव जो होता है, एक कोशिका ही में वो संपूर्ण जीव है ना। तो उसके अंदर जो है कोई विशेष प्रकार का तंत्र नहीं होता। जैसे हम लोग के अंदर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र जो काम करता है, और सम्मिलित रूप से एक तंत्र का जो है निर्माण करता है ना। तो ये सारे तंत्र नहीं होते, क्योंकि कोई एक सेल का है, एक कोशिका का है, और एक कोशिका के अंदर ही होता है ना। यानी एक कोशिकीय जीव में भोजन का संपूर्ण सतह से लिया जाता है। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ से अब हमको समझते चलना है, अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है किस तरीका से करता है, तो अमीबा जो होता है वो क्या करता है, अपने अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अब यहाँ पे इस फिगर को हम लोग समझेंगे और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो अमीबा है इसमें एक केंद्रक है, ये केंद्रक आप देख रहे हो, है ना।
और आपको बता दें, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जहाँ भी खाद्य कण को देखता है कि नहीं, तो जहाँ भी देखेगा तो क्या करता है, ये जो है खाद्य कण को कूटपाद, ये कूटपाद का मतलब होता है नकली पाँव, है ना, नकली पाँव की सहायता से इसको जो है खाद्य कण को जो है घेरता है ना, और घेर के क्या करता है, खाद्य रिक्तिका बनाता है, खाद्य रिक्तिका इसको चारों साइड से घेर लेता है और इसके ऊपर जो है एंजाइम का प्रयोग करता है ना, और खाद्य कण को जो है विचरित कर देता है कि नहीं, और सतह पे जो है जो बच जाता है उसको सतह पे जो है निकाल के बाहर जो है कर देता है कि नहीं। तो ये जो है प्रक्रिया फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी, है ना, ये जो 3 डायग्राम देख रहे हो जिसमें भोजन देख रहे हो यहाँ है, तो अमीबा क्या करता है, अपना अस्थायी प्रवर्ध के सहायता से, है कि नहीं, उंगली जैसे प्रवर्ध को निकाल के फिर उसे खाद्य रिक्तिका बनाता है और उसके अंदर जो है, उस खाद्य रिक्तिका के अंदर जो है उसे विचलित कर दिया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे अब देखिए, इसको हम समझते हैं। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं, ये प्रवर्ध क्या करते हैं, भोजन के कणों को घेर लेते हैं, संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। संगलित होकर क्या करते हैं, खाद्य रिक्तिका, जैसे कि चित्र 6.5 में अभी हमने देखा है, संगलित होकर खाद्य कण यहाँ पे आप देख रहे हो बनाया गया है, ठीक है। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है। और आपको बता दें, खाद्य रिक्तिका, भोजन का पाचन का मतलब ही है कि जटिल जो भोज्य पदार्थ है उसको सरल भोज्य पदार्थ में बदल देना, है ना। तो खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है ताकि उसका अच्छी तरीक़ा से क्या हो सके, अवशोषण हो सके, है कि नहीं। तो भोजन का अच्छी तरीक़ा से अवशोषण के लिए जटिल पदार्थ को जो है सरल पदार्थ में विघटन करना जरूरी होता है। वे कोशिकीय द्रव में विचलित हो जाते हैं, और जो होते हैं वो कोशिकीय द्रव में विचलित हो जाते हैं, है कि नहीं, सरल पदार्थ में बदलकर। अब बचा हुआ अपचत पदार्थ जो होता है कोशिका की सतह की ओर गति करता है, ठीक है, तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इसी प्रकार अमीबा जो है कभी कभी अपने से छोटे जीव से पैरामीशियम को खा लेता है ना। पैरामीशियम जो होता है, आपको बता दें, इसकी जो डायग्राम होती है ना, ये जो जीव, ये जो एक कोशिकीय जीव है ना, इसको अगर आप देखोगे, है ना, तो ये कैसे दिखता है, जैसे आपका पाँव है, पाँव का जो तलवा है उसकी जो आकृति होती है ना, आपके पाँव की आकृति की तरह उसका जो है स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है। यह भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाभ की गति द्वारा पहुंचती है जो कोशिका की पूरी सतह को ढक लेती है। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखना है, यहाँ जो भोजन इस स्थान तक पक्षाभ गति द्वारा पहुँचता है, किसके अंदर, तो आपको बता दें किसके अंदर होता है ये चीज़, तो पैरामीशियम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, पैरामीशियम के अंदर ये क्रिया होता है। पैरामीशियम में भोजन इस स्थान तक पक्षाभ की गति द्वारा पहुँचती है ना, जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आप अच्छे से समझे होंगे। तो अमीबा जो है अपना भोजन कूटपाद की सहायता से, है ना, खाद्य रिक्तिका बना करके ग्रहण करता है ना। तो ये बात जो है आपको समझ में आ गया होगा। आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्यों में पोषण, इसको जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और यहाँ से आपको भर के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 10th का जो है ये अध्याय जो है 5 का NCERT का, ओल्ड NCERT चैप्टर 6 और न्यू NCERT जो है चैप्टर 5 का जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्या है टॉपिक है, मनुष्यों में पोषण। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अच्छे से इसको समझा है तो बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास में मनुष्यों में पोषण हम लोग पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।